फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का स्टार्ट लिया हुआ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूनिट 15 में लेक्चर नंबर 03 मैं आप लोगों के सामने आज लाया हूँ। आज के लेक्चर में हम सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को देखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की सोर्सेज हमारे पास कौन कौन सी हैं, और उनमें से एक सोर्स कोल जो है इंशाल्लाह उसको हम आज तफसीलन डिस्कस कर लेंगे। एक एक करके इस तरह सोर्सेज को हम डिस्कस करते जाएंगे। तो आज की जो सोर्स हमारे पास डिस्कस होगी वो हमने कोल को डिस्कस करना है। कोल को, ये हमारे पास जो है मेन सोर्स है, जिसको हम कोयले का भी नाम देते हैं। कार्बन की कंटेंट इसमें पाए जाते हैं, और ब्लैक कलर में घरों में आप इसको यूज़ करते हैं। ख़ुसूसन इससे आप हीट वगैरह जो है पैदा करते हैं घरों में, जिसको हम अपनी ज़बान में अंगीठी का लफ्ज़ इस्तेमाल करवाते हैं, जहाँ पर कोयले को डाला जाता है और इसे आप जो है तपिश वगैरह हासिल करते हैं। तो 12 लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम है ग़ुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर हम देखें तो हमारे पास जो सोर्सेज हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की, जो सोर्सेज हैं, सोर्सेज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, वो दो बड़ी किस्मों में पाई जाती हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो सोर्सेज हैं वो दो बड़ी किस्मों में पाई जाती हैं। एक सोर्स हमारे पास नेचुरल सोर्सेज हैं, नेचुरल सोर्सेज, और एक सोर्सेज जो हमारे पास पाई जाती हैं मैन मेड हैं, मैन मेड सोर्सेज हैं, जिसको हम सिंथेटिक का भी नाम दे सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड का भी नाम दिया जा सकता है। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनको हम लैब में क्या करते हैं, तैयार करते हैं, उनको सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम दिया जाएगा। तो हमारे पास जो सोर्सेज होती हैं इसको हम दो बड़ी कैटेगरीज में तकसीम कर सकते हैं। एक हमारे पास नेचुरल सोर्सेज हो जाएंगी और एक हमारे पास मैन मेड सोर्सेज हो जाएंगी। नेचुरल सोर्सेज में आपके पास जो है प्लांट्स से ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल होते हैं, ये नेचुरल सोर्स में आएगा। आपके पास सुई गैस है, पाकिस्तान में इसको सुई गैस के नाम से याद किया जाता है, क्योंकि बलूचिस्तान के मकाम सुई पर ये ईजाद हुई थी, इस वजह से सुई गैस का नाम दिया जाता है। ये सुई जो है बलूचिस्तान का मकाम है, इलाका है जहाँ पर ये ईजाद हुई थी। पाकिस्तान के अलावा इसको आप नेचुरल गैस का नाम देते हैं। पाकिस्तान भी इसको नेचुरल गैस के ही नाम देता है, लेकिन हमारे मुल्क में सुई गैस के नाम से क्या है, मशहूर है, क्योंकि बलूचिस्तान के इलाके सुई में ईजाद हुई थी। इसको नेचुरल गैस का भी नाम देते हैं। इसमें मेन कंपोनेंट जो है ना, मेन कंपोनेंट ऑब्जेक्टिव भी आता है। मेन कंपोनेंट नेचुरल गैस में जो है आपके पास मीथेन है, मीथेन, जिसको आप CH4 का नाम देते हैं, CH4 का नाम देते हैं। नेचुरल में आपके पास जो है कोल आ जाएगा इंशाल्लाह, जिसको आज हम डिस्कस कर लेंगे। नेचुरल में आपके पास जो है पेट्रोलियम आ जाएगा, पेट्रोलियम ये आपके सामने आ जाएगा। तो नेचुरल जहाँ से ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल किए जाते हैं नेचुरल सोर्सेज में, उनमें से एक प्लांट है, सुई गैस है। सुई गैस में मुराद नेचुरल गैस है, जिसको आप मीथेन का नाम देते हैं। मेनली कंपोनेंट है पेट्रोलियम है, कोल है। इनमें से जो हमारे पास जो है, इनमें से नेचुरल सोर्सेज में अगर देखा जाए तो ये जो कोल है, कोल, ये हमारे पास पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम, और हमारे पास नेचुरल गैस है, नेचुरल गैस। इनको नाम दिया जाता है फॉसल्स, फॉसल फ्यूल्स। इनको क्या नाम दिया जाता है, फॉसल फ्यूल्स का नाम दिया जाता है। ये कोल है, पेट्रोलियम है और नेचुरल गैस है। इनके लिए लफ्ज़ हम यूज़ करते हैं, फॉसल फ्यूल का लफ्ज़ क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास जो है फॉसल फ्यूल्स कि अगर आप तारीफ़ लिखना चाहते हैं कि फॉसल फ्यूल्स किसे कहते हैं, फॉसल फ्यूल्स, फॉसल फ्यूल,
फॉसल फ्यूल्स। फॉसल फ्यूल्स किसे कहते हैं कि जब ज़मीन अर्थ में, ज़मीन में जब एनिमल्स और प्लांट्स डेथ कर जाए, लिविंग ऑर्गेनिज्म मर जाए फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, लंबे अरसे तक ये मर जाएं, पड़े रहें और इनके ऊपर जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं डिकम्पोजिशन का प्रोसेस स्टार्ट रखें, उसके बाद जो है ये जो लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं, एनिमल्स के हैं, प्लांट्स के हैं, या जितने समंदर हमारे पास मौजूद हैं उनसे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म डेथ कर चुके हैं, बहुत सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म स्पीसीज़ हैं जिनकी हमें पता भी नहीं होता, तो उनके ऊपर जब डिकम्पोजिशन का प्रोसेस हो तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं फॉसल फ्यूल में। तो फॉसल फ्यूल की तारीफ़ क्या हो जाएगी कि हमारे पास व्हेन living buried under the earth, जब लिविंग बरिड रहें, दफन रहें, अंडर द अर्थ, ज़मीन के अंदर, फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, लंबे अरसे तक ये दफन रहें, एट हाई प्रेशर, प्रेशर ज़्यादा हो, एंड टेम्परेचर, टेम्परेचर भी ज़्यादा हो, ड्यू टू decomposition, process of बैक्टीरिया की वजह से डिकम्पोजिशन प्रोसेस हो रहा है, और अदर्स ऑर्गेनिजम्स या दूसरी ऑर्गेनिजम्स हैं लिविंग, अदर ऑर्गेनिज्म से मुराद मेरी यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगी, ऑर्गेनिज्म से मुराद मेरी यहाँ पर क्या होगी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगी। यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, छोटे छोटे बैक्टीरिया है, डिकम्पोजिशन के प्रोसेस के ज़रिए जब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म बरिड रहते हैं ज़मीन के अंदर और इन पर डिकम्पोजिशन का प्रोसेस हो रहा है, और डिकम्पोजिशन के प्रोसेस के बाद ये लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हमारे पास मौजूद होते हैं, ये they are converted, the living are converted into fossil फ्यूल। तो ये लिविंग जो है ये फॉसल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाएंगे। आप इसको फॉसल रिमेन्स का भी नाम दे सकते हैं, फॉसल रिमेन्स, फॉसल फ्यूल कहें या आप इसको नाम दें फॉसल रिमेन, फॉसल रिमेन्स का भी नाम आप इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारे पास जो है जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिनसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें हासिल होता है, उन नेचुरल रिसोर्सेज में हमारे पास फॉसल फ्यूल्स हैं या आप इनको फॉसल रिमेन्स का नाम देते हैं, और इनके अंदर बड़ी 3 किस्में हमारे सामने आएंगी। कोल है नंबर 1, कोल, और पेट्रोलियम है जिससे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल करेंगे, और नेचुरल गैस है, नेचुरल गैस है। तो ये 3 बड़ी इसकी क्या है किस्में हमारे पास पाई जाती हैं फॉसल फ्यूल की। तो अब जल्दी इसको नोट कर लें ताकि हम, थ्योरेटिकल टॉपिक है, हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है ना। जल्दी से नोट कर लें। मैन मेड में मैं पहले भी मैन मेड में इसको क्लियर कर चुका हूँ। मैन मेड के अंदर जो है मैन मेड, अगर आप लोगों को याद हो कि हमने एमोनियम साइनाइड लिया था, एमोनियम साइनाइड, एमोनियम साइनेट, साइनाइड नहीं साइनेट हमने लिया था, और इस एमोनियम साइनेट को जैसे NH4CNO हमने लिया था, इसको हमने हीट किया था और इससे तैयार हुआ था यूरिया, यूरिया तैयार हुआ था। ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है ये,
और यूरिया हमारे पास जो है जिसको हम लिखते थे NH2 C डबल बॉन्ड O और NH2, उम्मीद है आपको नज़र आ रहा होगा, ये O है, ये यूरिया है। ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये लैब के अंदर तैयार होते हैं, लैब के अंदर इनको प्रिपेयर किया जाएगा। तो मैन मेड सोर्सेज में लैब के अंदर जो है हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को तैयार करते रहते हैं। मेजॉरिटी ऑर्गेनिक कंपाउंड की सोर्सेज हमारे पास कोल है, पेट्रोलियम है और नेचुरल गैस है, जिसको फॉसल फ्यूल्स या फॉसल रिमेन्स का नाम दिया जाता है। तो इसको जल्दी से नोट कर लें ताकि हम जो है, या इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें शाबाश जल्दी से, ताकि हम मज़ीद इसको डिस्कस कर सकें। शाबाश 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 जल्दी करें। उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो हमारे पास जो है यहाँ जो है सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में जिस सोर्स को आज हमने डिस्कस करना है वो सोर्स है हमारे पास कोल। तो फॉसल रिमेन्स की तारीफ़ आपके सामने आ चुकी है। फॉसल रिमेन्स, मैंने कहा था ये थ्योरेटिकल टॉपिक है। मौसम हमारे सर्द है तो जिसकी वजह से बोर्ड सही तरीके से साफ़ नहीं हो रहा, लेकिन उम्मीद है आप लोगों को इस पर इतराज़ नहीं होगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी जल्दी से इसको साफ़ कर सकूँ। मैं चाहता हूँ कि वीडियो को स्टॉप न करना पड़े, वीडियो में हम तसलसल बरकरार हों। तो यहाँ पर जो है हमने जो सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को देखना था, सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में। अब हमने देखना है ऑर्गेनिक कंपाउंड में फॉसल रिमेन्स में, फॉसल रिमेन में जो फॉसल रिमेन्स हैं, फॉसल रिमेन्स जिसको अभी हमने पढ़ा है कि फॉसल रिमेन्स कैसे होते हैं, कि फॉसल रिमेन्स ऑब्टेन होते हैं, हमें हासिल होते हैं डिकम्पोजिशन के प्रोसेस से, डिकम्पोजिशन के प्रोसेस से हमें हासिल होते हैं। अभी हमने इसको देखा है फॉसल रिमेन्स में। और फॉसल रिमेन्स में सबसे पहला रिमेन हम पढ़ने जा रहे हैं जिसको नाम दिया जाता है कोल। ये फॉसल रिमेन्स में सबसे पहले रिमेन जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं इसको नाम दिया जाएगा कोल का नाम दिया जाएगा। कोल क्या है? ये सॉलिड फॉसल फ्यूल, ब्लैक और ब्राउनिश ब्लैक कलर्ड। हमारे सामने जो है ये सॉलिड फॉसल फ्यूल है, इसको सॉलिड फॉसल फ्यूल का भी नाम देते हैं। ईंधन के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। कलर्ड अगर इसका आप देखना चाहते हैं, कलर्ड तो ब्लैक कलर्ड में होता है या ब्राउनिश ब्लैक कलर्ड है, ब्राउनिश ब्लैक कलर होता है। ब्राउनिश ब्लैक कलर जो है इसका पाया जाता है। तो आप इसको कलर्ड में देखें तो ब्राउनिश ब्लैक कलर्ड है, बतौर फ्यूल इस्तेमाल होता है। बतौर क्या इस्तेमाल होता है? फ्यूल के इस्तेमाल होता है। ईंधन के तौर पर क्या होता है? इस्तेमाल किया जाता है। स्टेट इसकी पाई जाती है सॉलिड, और ये पाया जाता है फाउंड एट अर्थ सरफेस, ज़मीन की जो सतह है उस पर ये पाया जाएगा, जिसको नाम दिया जाएगा रॉक स्ट्रेटा। रॉक स्ट्रेटा, ये स्ट्रेटा प्लूरल है, इसको सिंगुलर कहें तो स्ट्रेटम भी कह सकते हैं। स्ट्रेटम लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड है। और ये स्ट्रेटा का मतलब ये होता है कि ज़मीन के ऊपर जो रॉक्स होते हैं काले रंग के, जिसमें जहाँ पर कोयला पाया जाता है, जो चट्टानें हैं, रॉक्स हैं, इसको हम सल्फ़र बेड का भी नाम देते हैं, इसको कोल बेड का भी नाम दिया जाएगा। कोल बेड,
सल्फ़र बेड नहीं, मेरे मुँह से सल्फ़र बेड निकले। इसको कोल बेड का भी नाम देते हैं, जो चट्टानें हैं जहाँ पर कोयला वगैरह पाया जाता है। स्ट्रेटा जो है या स्ट्रेटम, ये लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मुराद होते हैं इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक ये लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है। मीन इग्नियस, इग्नियस रॉक इसका मुराद होता है। इग्नियस रॉक यानी ऐसी चट्टानें जो जल जाएं। चूँकि ये कोयला काले रंग का होता है तो ऐसे लगता रहता है जैसे जल गया हो, जिसको जलाया जा चुका हो, तो इसको इग्नियस रॉक का नाम देते हैं। और ये कोल बेड का भी नाम कहलाया जाता है। तो ये जो कोल हमारे सामने आ रहा है, जो आपके सामने यहाँ लगा हुआ है, इसके अंदर कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, सल्फ़र भी है, नाइट्रोजन भी है। अगर आप कोल को देखते हैं ना, कोल को अगर आप इसकी कंपोजिशन को देखना चाहते हैं, कंपोजिशन को, तो इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है कोयल में, ऑक्सीजन भी है कोल में, नाइट्रोजन भी है कोल में। ये बड़े बड़े जो एलिमेंट्स जो हैं, एलिमेंटल फॉर्म में अगर आप चेक करना चाहते हैं कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं, तो इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है और नाइट्रोजन भी है। ये इसमें बड़े बड़े एलिमेंट जो हैं मेनली जो है इसके अंदर जो है ये पाए जाते हैं। साथ साथ एक एलिमेंट और भी है, सल्फ़र। सल्फ़र भी है। तो आप देखेंगे ये जो कोयला है, कोयला, इसके अंदर जो है इसको हम कार्बन ब्लैक का भी नाम दे सकते हैं। कार्बन ब्लैक, इसमें कार्बन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन ब्लैक कहें इसको। कोयले का रंग काला होता है तो कार्बन ब्लैक भी आप इसे कह सकते हैं, कार्बन ब्लैक का भी नाम दे सकते हैं। और इसके अंदर मेनली जो एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं? एक हमारे पास कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और सल्फ़र वगैरह पाए जाते हैं। ये इसकी कंपोजिशन है जो मेनली इसके अंदर एलिमेंट्स पाए जाते हैं। इनको जल्दी से नोट कर लें, शाबाश, नोट करते रहें। साथ साथ मैंने कहा थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसको आहिस्ता आहिस्ता करके हम इंशाल्लाह पढ़ते रहेंगे, ठीक है ना? नोट कर लें, शाबाश, ठीक है। अच्छा जी, उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। इसको थोड़ा सा साफ़ करते हैं। अब हम देखते हैं कि ये कोयला बनता कैसे है। ये कोयला जो है हमारे पास बनता कैसे, इसको देखते हैं, ठीक है। उम्मीद है आप लोग नोट कर लिया होगा कोयल की, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको देखते हैं कि ये कोयला जो है बनता कैसे है। सॉरी, कोयले की फॉर्मेशन हमारे पास कैसी रहती है। उम्मीद है आप लोगों को आप इन लेक्चरों को एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि आपके ये चैप्टर मौजूद है और इस चैप्टर में मैं चाहता हूं कि आपकी किताब की हर लाइन आपको वजाहत कर सकूं। तो इसलिए मेरी कोशिश ये है कि वो टॉपिक जो इतने ज़्यादा मशहूर नहीं हैं उनको भी मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि एक बच्चा जब किताब को खोलेगा और जाकर किताब के टॉपिक्स को देखेगा। मैं अक्सर केपी के बोर्ड्स कंटेंट जो पेशावर का है उसको ज़्यादातर यूज़ कर रहा हूँ। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे इसको फ़ायदा ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें मैं इसमें एक्स्ट्रा भी ऐड करता रहता हूँ। तो बहरहाल आप लोगों ने देखना है कि किताब की जो टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को अपने किताब के साथ मिलाना है, ठीक है ना। अच्छा, अब हमारे पास ये कोल है, इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है? कहानी तो वही पुरानी है, कहानी तो वही पुरानी है। कहानी क्या है कि आप लोगों ने अभी पढ़ा था कि जो प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं, इन पर प्रोसेस हुआ, जिसको मैं नाम दे चुका हूं डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन का प्रोसेस हुआ। इस प्रोसेस में इन्वॉल्व कौन है? बैक्टीरिया है,
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया के अलावा और भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। ये नज़रिया था इब्तिदा में, ठीक है। और एनिमल्स एंड प्लांट्स के ऊपर डिकम्पोजिशन का प्रोसेस हुआ फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड वक्त इस पर ज़्यादा गुजरा। प्रेशर था, टेम्परेचर था, प्रेशर था, टेम्परेचर था। तो ये देखा गया कि इब्तिदा में आपको पाउडर लाइक मटेरियल नज़र आया। इब्तिदा में आपको सॉफ्ट पाउडर लाइक मटेरियल नज़र आया, सॉफ्ट पाउडर लाइक मटेरियल नज़र आया, सॉफ्ट पाउडर लाइक मटेरियल नज़र आया। जब डिकम्पोजिशन का प्रोसेस हो रहा है, कोयल की फॉर्मेशन की बात कर रही हैं कि कोयल बनता कैसे है, कोयल बनता कैसे है, इसकी बात कर रही हैं। तो पहले इब्तिदा में सॉफ्ट पाउडर लाइक मटेरियल आपके सामने बना। इस मटेरियल को नाम दिया जाता है पीट। पीट ये कोयले की इब्तिदा है, कोयले की इब्तिदा पीट से है, जो सॉफ्ट पाउडर लाइक मटेरियल इब्तिदा में बना है। इसको हम प्री कर्सर ऑफ कोल का भी नाम देते हैं, प्री कर्सर ऑफ कोल। हम इसको प्री कर्सर ऑफ कोल का भी नाम देते हैं। ये कोल का प्री कर्सर है। जिस तरीके से एक कंप्यूटर में आप माउस को देखते हैं ना, स्क्रीन माउस होता है, उसको आप यहाँ से हिलाते हैं तो स्क्रीन के ऊपर एक एरो जो है वो इधर उधर हरकत करता है, वो प्री कर्सर कहलाता है। जिस जगह पर एरो ठहरेगा उसको क्लिक करेंगे तो फिर जगह ओपन हो जाएगी। इस तरीके से कोल की जो इब्तिदा है वो पीट है, जिसको हम प्री कर्सर ऑफ कोल कहते हैं। यहाँ से कोल क्या है, बना है। तो हमारे सामने जो है पीट की तारीफ़ हमारे सामने क्या आएगी कि जिसके अंदर कार्बन कंटेंट जो है लो क्वालिटी पर पाए जाते हैं और तकरीबन 50 to 60% इसमें कार्बन होता है, ठीक है ना। तो हमारे पास सॉफ्ट पाउडर लाइक मटेरियल, द प्री कर्सर ऑफ कोल, द सॉफ्ट पाउडर लाइक मटेरियल, प्री कर्सर ऑफ कोल, containing 50% to 60% carbon, containing 50 to 60% carbon is known as peat. इसको पीट का नाम दिया जाएगा। तो सबसे पहला प्रीकर्सर, सबसे पहला जो कंपोनेंट बनता है कोल से पहले, उसको पीट का नाम दिया जाएगा। सॉफ्ट मटेरियल होगा और पाउडर लाइक मटेरियल होगा। और अक्सर यहाँ पर हम जो डिस्कशन कर रहे हैं ये हम इसको ज़्यादा ले रहे हैं प्लांट्स को, क्योंकि प्लांट्स कोयले की वजह है। तो इसलिए यहाँ पर किताब ने वुड लिखा हुआ है, वुड लकड़ी, लकड़ी के बाद ये पीट पैदा हो रहा है, इसलिए मैंने प्लांट्स को मेन दिमाग में रख लेना है। तो सबसे पहला जो कर्सर आपके सामने पैदा हो रहा है उसको नाम दिया जाता है, पीट का नाम दिया जाता है। इस तरीके से वक्त गुजरने के साथ साथ कार्बन कंटेंट जो है इसमें बढ़ता रहता है। कार्बन कंटेंट इसमें क्या होता रहता है, बढ़ता रहता है, यानी प्योरिटी की तरफ जाता है। कोल बनने के लिए मुराद ये है कि कार्बन कंटेंट बढ़ेगा और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड प्योरिटी की तरफ जाएगा। यानी विद द पैसेज ऑफ टाइम ये होगा, विद द पैसेज ऑफ टाइम कि ये जो पीट है, पीट जो हमारे पास पीट पड़ा हुआ है, ये कन्वर्ट होगा एक और स्टेज में जिसको नाम दिया जाएगा लिग्नाइट। ये लिग्नाइट का नाम आपके सामने आ चुका है। पीट कन्वर्ट हो रहा है लिग्नाइट में, और लिग्नाइट्स के अंदर आप देखेंगे कि लिग्नाइट जो है ये थोड़ा सा ज़्यादा प्योर है बनिस्बत पीट के, कार्बन कंटेंट के लिहाज से। लिग्नाइट व्हेन द कार्बन कंटेंट, व्हेन कार्बन कंटेंट जो है
ये हो जाए 60% से लेकर 70% तक। कार्बन कंटेंट 60 to 70% तक हो जाए, फिर इसके लिए इस स्टेज को हम नाम देते हैं कि अब जो स्टेज आपके सामने आ रही है कोल बनने की, सेकंड स्टेज, वो लिग्नाइट कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी? लिग्नाइट कहलाएगी। कोल बनने के प्रोसेस में फर्स्ट स्टेज में वो पीट में कन्वर्ट होता है, जिसमें 50% से लेकर 60% तक कार्बन है, और उसके बाद लिग्नाइट में कन्वर्ट होता है, और लिग्नाइट में जो है 60 to 70% जो है क्या पाया जाता है? कार्बन वगैरह पाया जाता है। बात समझ आ रही है? उसके बाद कार्बन कंटेंट जो है ये लिग्नाइट कन्वर्ट होगा सब बिटुमिनियस स्टेज में, सब बिटुमिनियस स्टेज में कन्वर्ट होगा। सब बिटुमिनियस स्टेज, यानी स्टेजेस आती जाएंगी। तीसरी स्टेज सब बिटुमिनियस स्टेज है। सब बिटुमिनियस स्टेज में जो कार्बन कंटेंट आपको नज़र आएगा, जो कार्बन कंटेंट आपको नज़र आएगा वो आएगा 70% से लेकर 75% कार्बन कंटेंट पाया जाता है। 70% से लेकर 75% जो है क्या पाया जाता है? कार्बन कंटेंट वगैरह पाया जाता है। तो ये हमारे पास स्टेज जो आएगी, थर्ड स्टेज जो हमारे सामने आ रही है, इस स्टेज को नाम दिया जाता है सब बिटुमिनियस स्टेज का नाम दिया जाता है। बात समझ आ रही है? उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आएगी, सब कार्बन कंटेंट बढ़ता जाएगा, बिटुमिनियस स्टेज। ये बिटुमिनियस स्टेज आएगी, बिटुमिनियस स्टेज थोड़ा सीख लिख देते हैं। ये स्टेज आएगी। यहाँ पर कार्बन कंटेंट जो पाया जाता है ना, कार्बन कंटेंट, कार्बन का जो कंटेंट पाया जाता है वो पाया जाता है 75% से लेकर 80% तक। 75% से लेकर 80% तक कार्बन कंटेंट पाया जाएगा। तो जब कार्बन कंटेंट 75 to 80% हो तो इसको बिटुमिनियस स्टेज का नाम दिया जाएगा। और उसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट स्टेज जो आएगी वो एंथ्रासाइड है। एंथ्रासाइड स्टेज, एंथ्रासाइड स्टेज, जो एंथ्रासाइड स्टेज है ये थोड़ी प्योरिटी की तरफ चली जाएगी। कार्बन ये जो है और ज़्यादा कार्बन कंटेंट बढ़ता जाएगा। इसमें जो कार्बन कंटेंट है, इसमें जो कार्बन कंटेंट है वो हमारे पास मौजूद है 80% से लेकर तकरीबन 91.5% तक है। 91.5% तक ये पाया जाएगा। और उसके बाद फाइनल स्टेज है हमारे पास आएगी जो कोल है, और इसमें जो कार्बन कंटेंट है कार्बन, जो कार्बन कंटेंट इसमें पाया जाएगा वो तकरीबन जो है 95% है या 96% नियर अबाउट ये पाई जाएगी। तो कोल बनने का जो प्रोसेस है ना, जब ये कोल बनता है इस पर हज़ारों साल लगते हैं। याद रखें, एक दो दिन का, एक सालों का, एक साल का, 2 साल का प्रोसेस नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे साल लगेंगे। तो इस वजह से यहाँ पर क्या होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो काम करते हैं, तो सबसे पहले सॉफ्ट पाउडर बनता है जिसको पीट का नाम दिया जाएगा। इसमें कंटेंट को आप देखेंगे 50 to 60% है। पीट के बाद जो है लिग्नाइट बनता है 60 to 70%। लिग्नाइट के बाद सब बिटुमिनियस स्टेज आएगी, सब बिटुमिनियस के बाद बिटुमिनियस, फिर एंथ्रासाइड, और फिर आखिर में कोल आपके सामने बनेगा। तो जो कोल के बनने का प्रोसेस है उसमें यही चीज़ें आपके सामने होनी चाहिए। अच्छा, अब ये जो कोल हमारे सामने बन रहा है इसमें कुछ टर्म्स हमारे पास यूज़ होती हैं, उन टर्म्स को भी हमने देखना है। थोड़ा सा जल्दी से नोट कर लें, शाबाश, जल्दी से नोट कर लें, शाबाश, नोट कर लें, नोट कर लें। ये जो प्रोसेस मैंने आपके सामने लगाया है ना फॉर्मेशन का, इस प्रोसेस को नाम देते हैं कार्बोनाइजेशन। ये जो प्रोसेस आपके सामने लगा है इसको नाम देते हैं कार्बोनाइजेशन प्रोसेस।
कार्बोनाइजेशन प्रोसेस। ये जो प्रोसेस आपके सामने अभी जितना भी डिस्कस हुआ है, इस सारे प्रोसेस के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कार्बोनाइजेशन प्रोसेस। ये जितना भी प्रोसेस है मैंने आपके सामने लगाया है, इसको हम कार्बोनाइजेशन प्रोसेस का नाम देते हैं। इसकी आप तारीफ़ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, आसानी से लिख लें। स्लो कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल। अगर आप इसकी डिफिनीशन लिखना चाहते हैं तो लिख लें, स्लो कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन डेड वेजिटेशन से आप प्लांट्स मुराद लें, डेड वेजिटेशन से क्या मुराद लें, प्लांट्स मुराद लें। स्लो कन्वर्जन, आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट हो डेड वेजिटेशन प्लांट्स, या जो डेड वेजिटेशन है ये आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट हो इनटू कोल, किस में कन्वर्ट हो, कोल में। दैट प्रोसेस इज नोन एज कार्बोनाइजेशन। इस प्रोसेस को क्या नाम देते हैं, कार्बोनाइजेशन। इसमें कार्बन कंटेंट की परसेंटेज इंक्रीज होती जाएगी। इस प्रोसेस में विद द पैसेज ऑफ टाइम जो होगा, विद द पैसेज ऑफ टाइम वक्त गुजरने के साथ साथ जो कार्बन कंटेंट है वो इंक्रीज होगा। तो कार्बन कंटेंट क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो इस प्रोसेस को नाम देते हैं कार्बोनाइजेशन प्रोसेस। तो ये पूछ रहे हैं डिफिनीशन में कि कार्बोनाइजेशन प्रोसेस किसे कहते हैं, तो ये सारा प्रोसेस आपके सामने जो लगा हुआ है, इस प्रोसेस को कार्बोनाइजेशन प्रोसेस का नाम दिया जाता है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही, कार्बोनाइजेशन प्रोसेस का नाम दिया जाएगा, ठीक है ना। जल्दी से नोट कर लें, शाबाश। कुछ बातें इस पर मज़ीद भी हमने करनी है, शाबाश नोट कर लें। उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो कार्बोनाइजेशन का प्रोसेस आपके सामने आ चुका है, और ये कार्बोनाइजेशन का प्रोसेस की वजह से जो है हमारे पास कोल बन रहा है, और कार्बोनाइजेशन के प्रोसेस में इन सारी बातों को आपने अच्छे तरीके से नोट कर लेना है, ठीक है ना। तो कार्बोनाइजेशन का प्रोसेस उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। हम तो चाहते हैं कि कुछ अच्छा सा कंटेंट आपको दे सकें और आप इससे फ़ायदा ले सकें, ताकि आप घर बैठे, अगर आप घर में बैठे हुए हैं और पढ़ना चाहते हैं, एक क्वालिटी एजुकेशन लेना चाहते हैं, तो बहरहाल आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। चैप्टर वाइज आपने हर टॉपिक को देखना होगा और तफसीलन देखना होगा। अच्छा, कार्बोनाइजेशन का प्रोसेस तो आपके सामने आ चुका है। हमारे पास जो है एक प्रोसेस मजीद भी है जिसको डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का नाम देते हैं। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का भी लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। कोल फार्मेशन में एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। का लफ्ज़ भी इस्तेमाल हुआ है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। बाज़ किताबें कार्बोनाइजेशन और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन को सेम लिख रही हैं, हालांकि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की तारीफ़ जो हमारे सामने आ रही है वो ये है कि हमारे पास जो है इससे जब हम कोल को हीट करें, कोल को क्या करें, हीट करें, और ये कोल जो है हमें कार्बन के कंपाउंड्स पैदा करके दे, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहते हैं। मैं ना इसकी डिफिनीशन के अल्फाज को देखें। व्हेन कोल इज हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब कोल को हीट किया जाएगा ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में, टू फॉर्म वेरियस कंपाउंड्स, ताकि इससे मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड्स क्या हो, पैदा हों,
ताकि हम इससे मुख्तलिफ़ किस्म के कंपाउंड क्या कर सकें, पैदा हों। बात समझ आ रही है? मुख्तलिफ़ किस्म के कंपाउंड हमें मिल सकें, मुख्तलिफ़ किस्म के मिक्सचर हमें मिल सकें। जैसा कि हमारे पास कोल गैस है, कोक है, कोल तार है, एमोनिका लिक्वर है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल वी ऑब्टेन कोक नंबर 1, वी ऑब्टेन कोल गैसेस, हमें कोल गैसेस मिले, हमें कोल तार मिले जो रोड बनाने में इस्तेमाल किया जाएगा, और एमोनिया इन लिक्विड फॉर्म, एमोनिया इन अ लिक्विड फॉर्म। एमोनिया हमें अक्सर गैस की हालत में मिलता है, यहाँ पर एमोनिया हमें लिक्विड फॉर्म में मिले। एक्वस हालत में एमोनिया जो है मिलते हैं हमें, जिसको एमोनिकल लिक्वर का नाम देते हैं, एमोनिकल लिक्वर कभी इसको नाम दिया जाएगा। ये चीज़ें हमें हासिल हो। इस प्रोसेस को नाम देते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। ये जो प्रोसेस हमारे सामने आएगा ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहलाएगा। इस प्रोसेस को हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशंस का नाम देते हैं, और इससे हमारे पास जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल होते हैं। ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इस प्रोसेस को कार्बोनाइजेशन नहीं कहते। कार्बोनाइजेशन का प्रोसेस पहले मैं समझा चुका हूँ। बाज़ किताबें कार्बोनाइजेशन और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन को सेम लिख रही हैं। आप इसमें फ़र्क याद रखें। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में भी ये होता है कि कोल को हीट करोगे, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके पास हासिल हो जाएंगे। कोक हासिल हो जाएगा, कोल गैसेस हासिल हो जाएंगे, एमोनिया इन द लिक्विड फॉर्म हासिल हो जाएगा, कोल तार हासिल हो जाएगा, और भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल होंगे इससे। मैनी अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑब्टेन, मैनी अदर्स ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑब्टेन। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपके पास डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। ये कहलाएगा डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का प्रोसेस आपके सामने कहलाएगा। जल्दी से नोट कर लें, शाबाश, जल्दी से नोट कर लें, शाबाश। मैं साइड पर हो गया हूँ, जल्दी से इसको नोट कर लें, शाबाश, जल्दी से नोट कर लें, शाबाश, नोट कर लें। शाबाश, उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब थोड़ी सी इसकी एप्लीकेशन को देख लेते हैं। हमारे पास जो है कोल है, आखिर में इसकी एप्लीकेशन जो है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि कोल जो है इसकी हमारे पास एप्लीकेशन क्या आ रही है। थोड़ा सा लेक्चर इस पर लेंथी हो चुका है, लेकिन इसमें इंफॉर्मेशन है, बहुत सारी मालूमात हैं जो आपको देनी थी। मेरी कोशिश है कि मालूमात आपको दे सकूं, ठीक है ना। तो हमारे पास जो है एप्लीकेशंस आ रही हैं कोल की, कि हमारे पास जो है एप्लीकेशन क्या आ रही है इसकी। सबसे पहले जो है ये कोल जो है ये सूटेबल फ्यूल है, सूटेबल फ्यूल है। सबसे पहली एप्लीकेशन सूटेबल फ्यूल है, ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होता है। फ्यूल है तो हम इसको कह सकते हैं कि यूज्ड एज पावर जनरेशन, यूज्ड एज पावर जनरेशन। ये पावर जनरेशन के तौर पर क्या होता है, इस्तेमाल होता है। यानी इससे हम तवानाई वगैरह क्या कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। और ये अल्टरनेट सोर्स ऑफ पावर है पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के। अगर देखा जाए इसको तो ये क्या है, अल्टरनेट सोर्स है, अल्टरनेट सोर्स है ऑफ पावर। पावर की ये अल्टरनेट सोर्स है। ताकत के लिहाज से देखा जाए तो एक अल्टरनेट सोर्स है ऑफ पेट्रोलियम की एंड नेचुरल गैस। तो इस तरीके से आप अगर इसको इस्तेमाल करते हैं तो नेचुरल गैस और पेट्रोलियम को घरों के अंदर हम बचा सकते हैं। पेट्रोलियम का इस्तेमाल महंगा है, तो आजकल के दिनों में तो नेचुरल गैस आ चुकी है, और जिसको हम सुई गैस का नाम देते हैं, और सारे मुल्क में इस्तेमाल हो रही है, और इससे काफ़ी फ़ायदा भी हो रहा है। तो बहरहाल कोल जो है किसी ज़माने में ये अल्टरनेट सोर्स ऑफ जो है एनर्जी इस्तेमाल किया जाता था। बात समझ आ रही है? अच्छा, जो है कोल के अंदर कंबस्शन का प्रोसेस होता है।
इसका दूसरा यूज़ अगर देखें, कोल के अंदर जो है कंबस्शन प्रोसेस होता है, कंबस्शन प्रोसेस, जलने का अमल, जलने का अमल। तो हम इसको सोर्स ऑफ हीट भी कह सकते हैं, सोर्स ऑफ हीट का भी नाम इसको दे सकते हैं। तो ये हमारे पास सोर्स ऑफ हीट भी है, हमारे पास इस्तेमाल होता है, ये भी इसका यूज़ है। एक यूज़ जो है वर्ल्ड वाइड जो है दुनिया के अंदर इसके इस्तेमाल है। यूज्ड कोल फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यूज्ड जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक इसका बेहतरीन इस्तेमाल यह कि कोल का जो है दुनिया के अंदर जो इस्तेमाल हो रहा है, इससे हम बिजली वगैरह क्या कर सकते हैं, पैदा कर सकते हैं। ये इसका सबसे अच्छा और बेहतरीन इस्तेमाल है। बिजली के लिहाज से अगर इसको देखें तो हम इसको जो है इलेक्ट्रिसिटी वर्ल्ड वाइड जो है हम इसे क्या कर सकते हैं, इससे क्या कर सकते हैं, पैदा कर सकते हैं। एक इस्तेमाल जो है लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बहुत ज़्यादा किस्में कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम कोल। ऑर्गेनिक कंपाउंड की बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ ऐसी हैं जो हम कोल से हासिल करते हैं। स्पेशली आप देखना चाहते हैं तो स्पेशली जो एरोमेटिक कंपाउंड हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड जिनसे खुशबू वगैरह हासिल हो सके। इब्तिदा में पुराना कंसेप्ट एरोमेटिक कंपाउंड का ये था कि जिनसे खुशबू हासिल हो सके। एरोमेटिक कंपाउंड से मुराद आपने लेना है बेंजीन लाइक कंपाउंड, जिसमें अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड हो। जैसे कि आपके पास बेंजीन का फार्मूला क्या है, C6H6। आप इसका स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं ऐसे, ये यहाँ और यहाँ बॉन्ड आ रहा है आपके पास। ये जो कॉर्नर है, ये कॉर्नर ये कार्बन को शो करती है ये, और इसके साथ हाइड्रोजन लगा होता है। ये इसको C6H6 का नाम दिया जाता है। बेंजीन लाइक, बेंजीन की तरह एरोमेटिक कंपाउंड, इसको बेंजीन का नाम दिया जाएगा, ठीक है ना। अगर आपके पास दो बेंजीन रिंग है इस तरह, ये भी हासिल होता है इससे। ये इस किस्म के कंपाउंड भी से क्या होते हैं, हासिल होते हैं। ये इसको नाम देते हैं एंथ्रासीन वगैरह हासिल होते हैं इससे। बहुत सारे कंपाउंड हैं, नेफ्थलीन इससे हासिल हो जाते हैं। 3 बेंजीन रिंग हैं ऐसे, ये एक बेंजीन रिंग है, ये दूसरा बेंजीन रिंग है, ये तीसरा बेंजीन रिंग है। नेफ्थलीन ये भी हासिल होते हैं। तो ये सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, इनसे खुशबू आती है। एरोमेटिक का लफ्ज़ अरोमा से निकाला गया है। ये जो एरोमेटिक का लफ्ज़ है ये अरोमा से निकाला गया है। ये एरोमेटिक का लफ्ज़ जो है ये अरोमा से है। एरोमेटिक का लफ्ज़ अरोमा से है। इब्तिदा में ये अरोमा के लफ्ज़ से ही मशहूर था, और अरोमा से मुराद होता था खुशबू वगैरह, फ्रेगरेंस खुशबू के लिए इस्तेमाल होता था। तो बहरहाल अभी इसके लिए एरोमेटिक से मुराद हम बेंजीन लाइक कंपाउंड लेते हैं, जो बेंजीन की तरह हो, जैसे कि बेंजीन है या एंथ्रासीन है या नेफ्थलीन है, और भी बहुत सारे कंपाउंड हैं। तो इंशाल्लाह बेंजीन को हम तफसीलन पढ़ेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड्स को। तो इसको नोट कर लें, शाबाश। मैं साइड पर हो रहा हूँ, शाबाश, नोट कर लें। उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने कोल को तफसीलन डिस्कस कर लिया है। तो फॉसल फ्यूल्स में, फॉसल रिमेन्स में कोल के बाद नेक्स्ट हम इंशाल्लाह पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को डिस्कस करेंगे। तब तक हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे।